प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी का यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया 2024 का लेटेस्ट मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल मॉडल पेपर का A to Z सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला है। और साथ में दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यह भी बताने वाला हूँ कि यूपी बोर्ड परीक्षा में अब की बार हिंदी के पेपर में OMR आंसर शीट और साथ में बोर्ड की कापियां किस तरीके से भरना है और बोर्ड की कापियां भरते समय आप सभी को कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है, सब कुछ मैं आप सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। और इसी वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आप सभी को यही बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा 2024 में हिंदी की कापी लिखने का सही तरीका क्या होता है और किस तरीके से किस आइडिया के साथ हिंदी की कापी लिखोगे कि आपका एक भी नंबर ना कटे और फुल में फुल मार्क्स मिल सके। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जैसा ही यूपी बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर दिया है, उसी के हिसाब से बच्चों ने अपनी तैयारी को मजबूती तरीके से और टाइम देना स्टार्ट कर दिया है। और आप सभी को पता होगा किसी मॉडल पेपर में से बोर्ड का पेपर बनता है। और अगर आप यकीन मानिए कि अगर आप इस पूरे वायरल मॉडल पेपर को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लेते हो तो बोर्ड के पेपर में आपका 95% मार्क्स पक्का आ जाएगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। इसलिए आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है और ना ही इस वीडियो को मिस करना है, शुरू से लेकर के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, ठीक है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम इसके निर्देश को समझ लेते हैं, उसके बाद इस पूरे पेपर को हम बारीकी से हल करेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले यहाँ पे समझ सकते हैं, इस पूरे हिंदी के पेपर को हल करने के लिए आपके पास 3 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग होता है, जो कि शुरुआती के 15 मिनट इस पेपर को पढ़ने का टाइमिंग होता है। और ये जो पेपर होगा दोस्तों पूरा 70 नंबर का होगा, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिल जाएंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। आइए सबसे पहले दोस्तों हम एक एक निर्देश को पढ़ेंगे और उसके हिसाब से आपको बोर्ड के पेपर में सारे निर्देश फॉलो करना है, ठीक है। और सबसे पहला निर्देश यहाँ पे लिखा गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र 2 खंड में डिवाइड किया जाएगा, खंड अ और खंड ब में। खंड अ जो होगा बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जो कि आप सभी को ब्लू या ब्लैक पेन से हल करना है। और ये सारे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होंगे जिनको OMR आंसर शीट पे हल करना होगा, ठीक है। एक बात और दोस्तों, OMR आंसर शीट को हल करने के लिए आपके पास ब्लू या ब्लैक पेन, बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए और उसको इरेजर या व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा, एक भी नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो सारे निर्देश को ध्यान में रखते हुए आप सभी को बोर्ड का पेपर देना है। और अब की बार जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। हम अब की बार 95% टारगेट सपना साकार जरूर करेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले हम खंड अ के साथ स्टार्ट करते हैं और खंड अ में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनको यहाँ पे 20 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं, ठीक है। आओ सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया बच्चा कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, ठीक है। तो बताना है भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लांतर युग, ठीक है। तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हो जाएंगे दोस्तों? तो ये हो जाएंगे द्विवेदी युग का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो ही मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोग इस पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, अभी रट लो, क्योंकि यही सब सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में छपने वाले हैं, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध, कविता, नाटक या कहानी? तो चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो दोस्तों ये है निबंध, ठीक है। क्या है? यह एक निबंध विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि गबन किसकी रचना है या गबन के रचनाकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला या हरि कृष्ण प्रेमी? तो गबन के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो मुंशी प्रेमचंद जी हो जाएंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी को अभी नोटबुक में छाप लो, यही सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि शुक्ल युग की समयावधि कितनी होती है? 1936 से लेकर के 43 तक, 1919 से लेकर 38 तक, 1900 से लेकर 18 तक या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो शुक्ल युग की जो समयावधि मानी जाती है दोस्तों, ये 1919 से लेकर के 1938 तक के समय को माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि नीड का निर्माण फिर से किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा या भेंटवार्ता या रेखा चित्र? तो नीड का निर्माण फिर से यह एक आत्मकथा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? आप सभी को बताना है। द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग या प्रगतिवादी युग या छायावादी युग, ठीक है। तो बताना है भैया कि आप सभी के जो प्री प्रवास जो रचना है किस युग की रचना है? तो ये हो जाएगा द्विवेदी युग। ऑप्शन नंबर पहला है इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि मधुशाला किसकी रचना है? ठीक है, तो जिन बच्चों का इसका राइट आंसर पता है वो कमेंट में ही छाप सकते हैं, ठीक है। तो मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, हरिऔध की या हरिवंश राय बच्चन की या सुमित्रा नंदन पंत की, ठीक है। तो बता दो मधुशाला किसकी रचना है? तो यह है दोस्तों हरिवंश राय बच्चन की। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत भारती किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की या जयशंकर प्रसाद की या महादेवी वर्मा की, ठीक है। तो बताना है भारत भारती किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? सन 1843 से लेकर कब तक? सन 1643 से लेकर के 1843 तक, सन 1918 से लेकर के 1936 तक या 1936 से लेकर के 1943 तक, ठीक है। आधुनिक काल सन 1843 से लेकर के अब तक का जो टाइमिंग चल रहा है उसको हम आधुनिक काल या मॉडर्न टाइम बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि मतिराम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल या रीतिकाल? तो मतिराम किस काल का कवि हैं? ये हो जाएंगे रीतिकाल के। यहाँ पे चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है भैया? शोक, रति या हास या निर्वेद? तो मैंने आप सभी को डिटेल में हास्य रस, करुण रस, वीर रस, ठीक है, सब कुछ मैंने रस छंद अलंकार डिटेल में कवर करवा दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो क्लास 10th, ठीक है, हिंदी का प्लेलिस्ट ओपन करोगे उसमें सारे वीडियोज का लिंक मिल जाएगा, आसानी से विजिट कर लेना, ठीक है। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? ये हो जाएगा हास हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आपत परियो प्रकाश, ठीक है। इसमें बताना है कि उपयुक्त या उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार इस्तेमाल किया गया है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या रूपक अलंकार या श्लेष अलंकार? इसमें आया है उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार आया हुआ है, ठीक है, आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3 चरण, 2 चरण या 4 चरण या 5 चरण? तो रोला में कितने चरण होते हैं भैया? 4 चरण होते हैं। और रोला आप सभी को पता होगा कि सममात्रिक छंद होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? बी का या मान का या अग का या आ का, ठीक है। तो आकर्षण में क्या होगा बच्चा? आ होगा, ठीक है। यहाँ पे पहला, यहाँ पे चौथा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद माने जाते हैं, ठीक है। तो रचना के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। 2 प्रकार के या 5 प्रकार के या 6 प्रकार के या 3 प्रकार के, ठीक है। तो आप सभी को बताना यहाँ पे, चूंकि इसको पूछना चाहिए था प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रत्यय तो ऑब्वियसली 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सेंटेंस पूछा गया है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या तत्पुरुष समास? तो पीताम्बर में बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको देख लेना, ठीक है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि आंसू का तत्सम रूप बताइए, ठीक है। आंसू का तत्सम, तत्सम मतलब होता है शुद्ध रूप, ठीक है। तत्सम का मतलब क्या होता है? शुद्ध रूप होता है। तो आंसू का क्या हो जाएगा? अश्रु होगा कि अंशु होगा कि आंख होगा कि रोना होगा? बताओ अश्रु का क्या, आंसू का क्या हो जाएगा? अश्रु हो जाएगा। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता या भाव की प्रधानता या किसी की नहीं? तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर पहला इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति बताना है, तो हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन, ठीक है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो जितना क्वेश्चन करवा रहा हूँ सभी को तैयार कर लो, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम बताइए, ठीक है। मनुष्य या तो नाउन है, बचपन ये भी एक नाउन है, ठीक है। वह क्या होगा, वह भैया ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि भैया संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। तो वह हमारा क्या हो जाएगा, यह वह वे दे, ठीक है। कुछ भी आएगा तो क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों आप सभी ने देखा कि कितना मैं बेहतरीन तरीके से पूरे एमसीक्यू को सॉल्व करवा दिया, ठीक है। तो आप सभी को करना क्या है, इस पूरे एमसीक्यू को, पूरे बहुविकल्पी प्रश्न को तैयार करके जाना है, क्योंकि यही सब सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आएंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं खंड ब के तरफ, जो कि बोर्ड के पेपर के लिए 50 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। 50 नंबर के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहला इसमें जो प्रश्न आता है, कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सबसे पहले करना क्या, इस पूरे पैसेज को पढ़ना है, ठीक है। और इस पूरे पैसेज को पढ़ करके यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है संदर्भ लिखिए, अगला क्वेश्चन है कि रेखांकित दंश की व्याख्या करिए, और तीसरा क्वेश्चन इसी पैसेज से रिलेटेड दिया गया है, ठीक है। तो आपको इस पूरे पैसेज को पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, और इस वाले क्वेश्चन को हल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका ऑप्शन भी होता है, ठीक है। या तो आप ये करिए और नहीं तो आप ये करिए। दोनों क्वेश्चन 6-6 नंबर के आते हैं, ठीक है। देख लो दोनों क्वेश्चन 6-6 नंबर के आते हैं बोर्ड के पेपर में। तो या तो ये करो ना तो ये करो, दोनों कोई भी आ रहा है ना, दोनों में से किसी एक को हल करना है। चलिए मैं आप सभी को दोनों बता दे रहा हूँ कि दोनों कौन सा पार्ट से लिया गया है, संदर्भ कैसे लिखोगे, प्रसंग कैसे लिखोगे, और व्याख्या इसका कैसे करोगे, ठीक है। आओ सबसे पहले इस पैसेज को पढ़िए। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। अच्छा, मित्रता वाला जो शब्द आ गया है, ठीक है। तो आप सभी को पता चल गया कि किस चैप्टर से लिया गया है, मित्रता वाले चैप्टर से लिया गया है। समाज में विभिन्नता देख करके लोग एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, जो गुण हम में नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का और धीर उत्साही का। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद, ठीक है, अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था, ठीक है। तो मतलब कहने का सेंस यहाँ पे है कि जो पूरा पैसेज है मित्रता वाले चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब आपको करना क्या है दोस्तों, इसका सबसे पहले संदर्भ लिखना है, ठीक है। क्या करना है, संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ लिखने का 2 तरीका होता है। सबसे पहले तो दोस्तों आप यहाँ पे इस तरीके से भी संदर्भ लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख करके लाया हूँ, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कि खंड ब लिखोगे, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या पहला लगाओगे, ठीक है। चूंकि ये इस पाठ का नहीं है, मैं बताऊंगा अगले वाले सेंटेंस का है। प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक। अच्छा, यहाँ पे मित्रता है तो यहाँ पे मित्रता लगाओगे, और मित्रता को ब्लैक पेन से लगा देना, ठीक है। मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक या रचयिता कौन है भैया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार लिख सकते हो संदर्भ। या संदर्भ लिखने का एक और तरीका होता है, संदर्भ यहाँ पे हेडिंग लगा के यहाँ पे पाठ का नाम लिख दो। पाठ का नाम यहाँ पे क्या है, मित्रता, और लेखक का नाम लिख दो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो 2 लाइन में भी आपका संदर्भ मिल जाएगा, आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक टेक्निक अपना लो और संदर्भ यहाँ पे लिख दो, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं इसका, अब व्याख्या करना है, ठीक है। तो व्याख्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक करना है, ठीक है, ठीक है। तो व्याख्या करने का कई सारा तरीका होता है। सबसे पहले आप संकेतांक लिख दो। संकेतांक किस माध्यम से लिखते हैं, आप सभी को पता होगा कि यह कोई बात नहीं है, मैंने 2-3 शब्द यहाँ से लिख दो और अंत में यहाँ से यहाँ तक लिख दो, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कर रहे हो रेखांकित दंश का व्याख्या, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक संकेतांक भी लिख दो, और ठीक है। इसमें जो भी बातें लिखी गई अपने से बना करके भी लिख सकते हो, यहाँ मैंने नंबर नहीं काटता है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देख करके लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि जो गुण उसमें नहीं है वो उससे, अपने मित्र से वो गुण आकर्षित कर ले, ठीक है। इसलिए वो चाहते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार यहाँ से 6 नंबर गेन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये पैसेज करने का मन नहीं तो क्या करोगे, आप इस वाले पैसेज को करना है कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बच पाएगा, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि ये जो पैसेज है ममता वाले चैप्टर से लिया गया है। किस वाले चैप्टर से, ममता वाले चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है, इसका भी सेम वही कंडीशन है, संदर्भ लिखना है, व्याख्या करना है, और साथ में एक क्वेश्चन का जवाब देना है। 6 नंबर के यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। तो ये भी 6 नंबर का है, ठीक है। इसको आप कैसे करोगे, इसी प्रकार करना है जैसे मैंने यहाँ पे लिख कर लाया हूँ, ठीक है, उसी वाले का है, ठीक है। खंड ब यहाँ पे हेडिंग लगाओगे, प्रश्नोत्तर संग यहाँ पे पहला लिखोगे, या अथवा यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। संदर्भ यहाँ पे लिख दो, ठीक है, कि प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। यह ममता नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक या रचयिता श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं।
ठीक है। इस प्रकार आपको संदर्भ लिखना है। अगर आपको इतना लिखने का मन नहीं है तो केवल पाठ का नाम और लेखक का नाम लिख दो, 2 लाइन में काम हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे लिख देना रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग लगा करके जो भी बात यहाँ पे लिखी गई है इसके बारे में लिख दो। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि ममता के द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। ठीक है, तो मैंने किस काम के लिए बताया गया है, मैंने ममता ये चाह रही है कि उसको कठिन परिश्रम में भगवान साथ दे, लेकिन ऐसा उनके साथ नहीं हो रहा है भाई, इसीलिए वो विरुद्ध बता रही है। ठीक है, इसलिए विरुद्ध बता रही है। यहाँ से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार जैसे आपने पैसेज किया, गद्यांश किया, उसी प्रकार बोर्ड के पेपर में अगला जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो पद्यांश से रिलेटेड आता है। तो पद्यांश भी 2 आएगा और दोनों में से किसी एक को ही हल करना होता है। ठीक है, तो पहला हमारा पद्यांश दिया गया है कि चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई, जागी कृपा पंगुरी लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनो सब कुछ। ठीक है, बहिरो सुनो गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ती पाई। अच्छा, आप सभी को पता हो गया कि इस किसने लिखा भैया, तो पद नामक शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, जो कि सूरदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो आप आसानी से पाठ का नाम और लेखक का नाम लिख सकते हो, कवि का नाम लिख सकते हो। ठीक है, इसका विषय वही कंडीशन है, संदर्भ लिखना है, व्याख्या करना है और साथ में इसमें अलंकार बताना है। इसमें रूपक अलंकार का इस्तेमाल किया है। किसमें, इसमें रूपक अलंकार आया हुआ है, तो रूपक अलंकार लिख दोगे 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। और ये नहीं करने का मन है तो ये करो कि सुनी सुंदर बन सुधारम साने सयानी है, जानकी जानी भली। ठीक है, तो इसको भी हल कर सकते हो, सेम टू सेम वही कंडीशन है। तो दोनों में से किसी एक को हल करना है, दोनों को नहीं हल करना है। ठीक है, चलिए अब की बार जो ही पेपर आएगा बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। अच्छा, इसमें कैसे करोगे, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत है, संस्कृत भाषा केंद्र असलम अस्ति। तो देखो इस वाले क्या करना है, संस्कृत में ही संदर्भ लिखना है। ठीक है, संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, साथ में इसका हिंदी में अनुवाद कर देना है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको देखो, इसको करने का तरीका यहाँ पे देखो, बोर्ड कॉपी में देखो, सबसे पहले यहाँ पे खंडवा लिख दोगे। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिख दोगे। संकेतांक जैसे मैंने बता रहा था ना, ऐसा नगरी से लेकर के आपको दत्तानी तक लिख देना है, जैसे यहाँ पे दत्तानी दिया है ना। ठीक है, या कारिता तक दिया है तो कारिता यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित बनारसी नामक पाठ से लिया गया है, इसका संदर्भ हो गया। ठीक है, अच्छा, प्रसंग में लिख दोगे कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अस्थिति के बारे में बताया गया है, यह वर्णन किया गया है। ठीक है, अच्छा, अनुवाद में क्या करना है या व्याख्या में क्या करना है, इसी का अर्थ लिख देना है। ठीक है, इसी का पूरा अर्थ लिख देना है। ठीक है, पूरा का अर्थ लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे देखो अर्थ लिखा गया है कि यह नगरी संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आया और आकर के भारतीय दर्शन का शास्त्रों का अध्ययन किया और वह इतना प्रभावित हो गया कि इसको इस उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में करवा दिया। ठीक है, तो आपको इसी का पूरा यहाँ पे हिंदी में अर्थ लिख देना है। ठीक है, अनुवाद कर देना है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो इसको करिए कि मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। ठीक है, इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये भारतीय संस्कृति वाले चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, संदर्भ लिख सकते हो, प्रसंग लिख सकते हो, साथ में इसका अर्थ भी लिख सकते हो, 2 लाइन का है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी प्रकार आप सभी को एक पद्यांश का भी हल करना है। जैसे आप सभी ने यहाँ पे देखा ना संस्कृत गद्यांश वाला, तो एक संस्कृत पद्यांश भी आता है जो कि बोर्ड के पेपर में 5 नंबर का आता है। ठीक है, तो 5 नंबर ये भी रहेगा, 5 नंबर ये भी रहेगा। तो इसमें भी आप सभी के पास 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो ये करिए या तो ये करिए। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को ही हल करना है, दोनों को हल बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, दोनों को हल नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो आप सभी को हल करके लाया हूँ। मानव हितवा प्रिय भवती क्रोधम हितवा न सोचत। ठीक है, तो आपको ये करिए, नहीं तो सर्वे भवन्तु सुखना वाला कर दीजिए। यहाँ पे देखिए मैं लिख करके लाया हूँ, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, संदर्भ हो गया। अच्छा, प्रसंग कैसे लिखोगे, तो बहुत सा सिंपल सा तरीका है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, इसमें बताया गया भारतीयों के मूल भावना के बारे में प्रकाश डाला गया है, आप आराम से लिख सकते हो। अच्छा, अनुवाद में क्या करना है, अनुवाद में करना है इसका अर्थ लिखना है। क्या करना है, इसका अर्थ लिखना है। तो अर्थ कैसे लिखोगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः का मतलब ये होता है सब ठीक हो या सब रोग रहित हो। सर्वे सन्तु निरामया का अर्थ होता है सबका कल्याण हो या सभी, या लिख सकते हैं कि सभी का कल्याण हो। ठीक है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कोई भी दुख का भागी ना बने। ठीक है, माँ कसी दुख भाग भवेत्। ठीक है, कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी न बने। तो आप इस प्रकार लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर को आपसे दुश्मनी तो है नहीं।
ठीक है। चलिए अब अगला जो हमारा क्वेश्चन आएगा बच्चा, वो आएगा अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के आंसर देना होता है। तो ये हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होता है। मुक्ति दूत वाला होता है, ज्योति जवाहर वाला होता है, मेवाड़ मुकुट होता है, अग्र पूजा होता है, जय सुभाष होता है, मातृभूमि होता है, कर्ण खंड काव्य वाला होता है, कर्मवीर भारती वाला होता है, तुमुल खंड काव्य वाला होता है। तो ये अपने जिले के हिसाब से तैयार कर लेना, ये हमको बताने वाला टॉपिक नहीं है, लेकिन जो बात बताने वाली उसको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, अवगत करवा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 6वां नंबर प्रश्न की तरफ। इसमें क्या करना है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन पर से लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम भी लिखिए। देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है, तीनों में से किसी एक के बारे में जीवन पर से लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि तीनों को लिखना है, नहीं, तीनों में से किसी एक को। जब जीवन पर से लिखोगे तो 3 नंबर मिलेगा, एक रचना का नाम लिखोगे तो 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिखना है, नहीं तो जयशंकर प्रसाद का लिखिए, नहीं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखिए। तो तीनों में से किसी एक का लिखना है। मैंने बारी बारी से सबका जीवन पर से लिखवा दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो क्लास 10th हिंदी, ठीक है, का प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो उसमें इसका लिंक मिल जाएगा। आप आसानी से जाओ, विजिट करो और पूरा का पूरा तैयार करो, ठीक है। इसी प्रकार कवि का भी आता है जो कि 5 नंबर का आता है, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास का, सुमित्रानंद पंत का, महाकवि सूरदास का। तो तीनों को, सबको मैंने बता रखा है, ठीक है। एडिशनल का भी मैंने बता रखा है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का आपको तैयार कर लेना है। इसी में से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। एक श्लोक भी लिखना होता है जो कि मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, इसको भी कर लेना, देख लेना, ठीक है। 2 लाइन का श्लोक होता है, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। अब जो अगला प्रश्न आता है बच्चा, वो संस्कृत में ही आंसर देना होता है कि भारतीय संस्कृति मूल किम अस्ति, ठीक है। तो ये इसमें इसका आंसर देना होता है। तो 2 ही प्रश्न देना होता है, इसका आंसर 4 पूछा जाता है। पुरराज का आसित या चंद्रशेखर का आसित, बीरा के पूछते तो बीरा बीरने पूछते, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो आप आसानी से 2 को कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आइए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि अब की बार बोर्ड के पेपर के लिए तैयार करके जाना है, निबंध लिखना है, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, जो कि बोर्ड के पेपर में ये 9 नंबर में आता था, अब की बार ये 7 नंबर में आ रहा है, और यहाँ पे आप सभी का 4 नंबर यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है, निबंध जो 9 नंबर में आता था वो 7 नंबर में आ रहा है, ठीक है। तो यही इस पेपर में सुधार किया गया है, ठीक है। इस बात को ध्यान समझिएगा। सबसे पहले पर्यावरण प्रदूषण पर लिखना है या संरक्षण पर लिखना है, आतंकवाद पर तैयार करके जाना है, जनसंख्या यानी लाभ इसका हानि बताना है, ठीक है, और नारी सशक्तिकरण पर भी तैयार करके जाना है, ठीक है। 7 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं। आगे ना समझ में, तो आपको इस पूरे टॉपिक पे तैयार करना है। मैंने ऑलरेडी सभी के सभी टॉपिक पे करवा दिया है निबंध, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, सब कुछ मैंने करा रखा है, ठीक है। और कहाँ से मिलेगा लिंक, क्लास 10th का प्ले स्टोर पर करोगे तो मिल जाएगा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, जो कि 4 नंबर का आएगा, ठीक है। या ये करो नहीं तो ये करो। उत्तर मध्य रेलवे को शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक के द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख करना होगा, ठीक है। तो या तो ये करिए, नहीं तो ये करिए। 2 नंबर यहाँ से, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। 4 नंबर की ये सेक्शन रहने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और आप अभी तक नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अब आइए दोस्तों, मैं आप सभी को थोड़ा OMR आंसर शीट बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि OMR कैसे भरना है। तो मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है, हर बार बताता हूँ, क्योंकि भैया आप लोग पहली बार पेपर में जाते हो और जाने अनजाने में गलतियाँ कर बैठते हो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जनपद का कोड अपने एडमिट कार्ड से मैच करवा कर लिखना है, विद्यालय का नाम भरना है, विद्यालय कोड भर देना है, ठीक है। अपना यहाँ पे विषय का नाम भरना है, अपने यहाँ पे नाम भरना है, फिर यहाँ पे डेट भर देना है, ठीक है। अपने एडमिट कार्ड से मैच करवा के यहाँ पे रोल नंबर भरना है, साथ में सामने गोला कर देना है, सब्जेक्ट का कोड यहाँ पे भर देना है, परीक्षा कौन सा दे रहे हो यहाँ पे परीक्षा भर देना है, किस क्लास में यहाँ पे क्लास भर देना है, अंत में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से गोला भरना स्टार्ट करना है, और यहाँ पे अंत में अपना साइन करना नहीं भूलना है। यहाँ भी एग्जामिनर का साइन होगा, ठीक है। तो आपका क्लास निरीक्षक होगा, ठीक है। आगे समझ में, चलिए आगे देख लेते हैं। ये आपकी बोर्ड की रही कॉपी, इसको भी देख लेते हैं कैसे भरना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, इसमें कुछ निर्देश भी दिया रहता है, पढ़ लेना उसको। सबसे पहले यहाँ पे देखो, अपना यहाँ पर रोल नंबर भर देना अंक में, फिर यहाँ पे उसी को शब्द में भर देना, किस विषय का पेपर दे रहे हो यहाँ पे विषय का नाम भर देना, ठीक है। कौन सा पेपर है, प्रथम पेपर ही होता है, ठीक है। संगतांक एडमिट का यहाँ पे पेपर से मैच करवा के भर देना, कौन सा दिन का पेपर है, किस डेट का पेपर है, ठीक है, यहाँ पे भर देना। उसके बाद के सेंटर का नाम भर देना, और यहाँ पे आपका मुहर वगैरह साइन वगैरह लगा रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ भी साइन लगा रहता है, यहाँ भी साइन लगा रहता है, ठीक है, दोनों जगह साइन लगा रहता है। तो दोस्तों आप सभी ने देखा कि कितना मैं बेहतरीन तरीके से पूरे हिंदी के पेपर का पूरा A to Z पर्दाफाश कर दिया, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक पहुंचा दो, वीडियो को अपने 5 उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिसके साथ आप बोर्ड का पेपर देने वाले हैं, ठीक है। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।